हमने अपने पिछले लेक्चर में विद्युत अपघटनीयशील को पढ़ा था। आज हम कई अलग अलग तरह के केमिकल्स को लेकर उनका विद्युत अपघटन कराएंगे और इस बात को भी चेक करेंगे कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान उनके अलग अलग अर्थात विद्युत अपघटनीयशील के अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत अपघटनीयशील के द्वारा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का विद्युत अपघटन कराना। तो बेटा मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। हमारे यहां एक केमिकल आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर मैं सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराता हूं तो मुझे विद्युत अपघटन कराने के दौरान अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाए तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन दो प्रकार से कराया जा सकता है, एक गलित अवस्था में और एक घुलित अवस्था में। गलित अवस्था और घुलित अवस्था का अर्थ, गलित अवस्था का मतलब है जब सोडियम क्लोराइड को पिघलाकर उस पर विद्युत अपघटन कराया जाएगा गलित अवस्था में। अब जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलकर विद्युत अपघटन कराया जाएगा उसे कहेंगे घुलित अवस्था में विद्युत अपघटन। तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन दो माध्यमों में कराया जा सकता है, एक गलित अवस्था में और दूसरा घुलित अवस्था में। तो हम लोग चेक करते हैं कि गलित और घुलित अवस्था में अगर सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाए तो यह विद्युत अपघटन किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। तो सबसे पहले मैं सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl का ही विद्युत अपघटन कराऊंगा, लेकिन मैं इसका अपघटन कराने वाला हूं गलित अवस्था में। गलित अवस्था का मतलब है इसे पिघलाकर। तो बेटा सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए मुझे एक विद्युत अपघटनीयशील चाहिए। विद्युत अपघटनीयशील कांच के या विद्युत के किसी कुचालक पात्र में बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए मैं कांच के या रबर के या प्लास्टिक के उस कुचालक पात्र में दो प्लेटों को डुबाते हुए उसे एक बाह्य विभव स्रोत द्वारा जोड़ देते हैं, साथ में एक कुंजी को कनेक्ट करते हैं। कुंजी के कनेक्ट करने से मैं विद्युत धारा के प्रवाह को जब चाहूंगा स्टार्ट कर सकता हूं और मैं जब चाहूंगा तो उस विद्युत धारा के प्रवाह को रोक सकता हूं। बाह्य विभव स्रोत में एक धनावेशित सिरा होगा बैटरी का और एक सिरा होगा ऋणावेशित। आप सभी जानते हैं बैटरी के धनावेशित सिरे को मैं एनोड कहता हूं क्योंकि यह विद्युत अपघटनीयशील है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड अगर होता है इसका मतलब इस प्लेट पर केवल प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज का अर्थ आप सभी समझते हो इलेक्ट्रॉनों की कमी, जबकि निगेटिव चार्ज टर्मिनल को हम कैथोड के नाम से जानते हैं। कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है और इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि बाह्य स्लेश सेल जो लगा इसका कार्य ही है कि यह एनोड से इलेक्ट्रॉनों की कमी कर देता है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देता है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे NaCl का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराना है तो मुझे सबसे पहले NaCl को क्या करना होगा, पिघलाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, NaCl को पिघलाएंगे। NaCl को पिघलाने पर NaCl अपने आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं लिखे देता हूं यहां। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर सबसे पहले प्राथमिक परिवर्तन लिखना है कि प्राइमरी चेंज क्या है। प्राथमिक परिवर्तन मुझे बताना है ये प्राथमिक परिवर्तन आखिर होता कैसा है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, जब सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला को गलित अवस्था में लाया जाता है। गलित अवस्था का मतलब पिघलाया जाता है। गलित अवस्था में
लाया जाता है तो ताप के प्रभाव में, जैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ता है, ताप के प्रभाव में NaCl अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये प्राइमरी चेंज हो गया। मैंने बताया भी था विद्युत विघटन के प्रोसेस में दो प्रकार का चेंज होता है। प्राथमिक परिवर्तन जब कंपाउंड आयन में टूटता है, और द्वितीयक परिवर्तन जब वही आयन अलग अलग प्लेटों पर जाकर उदासीन होकर चिपकते रहते हैं। तो प्राथमिक परिवर्तन आयनों में टूटने का। अब क्योंकि मेल्टन स्टेट में गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत गठन कराना था, मैं गलित को यहां लिखे देता हूं ताकि अलग से समझ में आए। मुझे गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का विद्युत गठन कराना था, इसलिए मैंने सोडियम क्लोराइड को आयनों में तोड़ने के लिए उसे पिघलाया। मैं यहां लिखता भी हूं कि जैसे ही मैं सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में लाकर गलित सोडियम क्लोराइड को आयनों में ब्रेक करूंगा, मैं इस बात को चेक करूंगा कि Na और Cl आयन में टूट गए हैं। क्योंकि Na धातु है इसलिए Na पर प्लस चार्ज आएगा, और क्योंकि क्लोरीन अधातु है, क्लोरीन क्लोराइड आयन बनाने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण चार्ज अपने पास रखेगा। अब मैं इस सॉल्यूशन को, जिस सॉल्यूशन में सोडियम प्लस चार्ज प्लस आयन धनायन और क्लोराइड ऋणायन है, मैं इस सॉल्यूशन को इस सेल के अंदर भर दूंगा। अगर मैं सॉल्यूशन को सेल के अंदर भर देता हूं, मैं ज्यादा चीजें ना बनाकर डायरेक्टली बात करता हूं कि इस सॉल्यूशन में Na प्लस चार्ज भी होगा और इस सॉल्यूशन पे Cl माइनस चार्ज भी होगा। मैं एक एक को ही लिखना स्टार्ट करता हूं। पहले मैं किसको देखता हूं, मैं चेक करता हूं कि पहले एनोड वाला जो टर्मिनल है उस पे कौन सा पार्टिकल आएगा। लेकिन मुझे उसके भी पहले एक काम कर लेना होगा। जैसे मैंने प्राथमिक परिवर्तन को लिखा है कि कैसे हुआ, मुझे द्वितीयक परिवर्तन को भी लिख लेना चाहिए कि मैंने कैसे कराया। तो प्राथमिक परिवर्तन, उसकी रिएक्शन हो गई। अब मैं द्वितीयक परिवर्तन की बात करता हूं। द्वितीयक परिवर्तन, आखिर सेकेंडरी चेंज क्या होता है? बेटा आप सभी को पता है सेकेंडरी चेंज में केवल यह होता है कि जो आयन टूटकर अभी सॉल्यूशन पर आए हैं, ये आयन अपने से विपरीत आवेशित प्लेट पर जाकर उदासीन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। यही तो सेकेंडरी परिवर्तन है। तो मैं सेकेंडरी चेंज को भी लिखे देता हूं। क्या लिखे देता हूं कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित, विद्युत अपघट्य में उपस्थित, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में, प्रवाह में विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं, पहुंचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी चेंज है कि जो भी आयन सॉल्यूशन पर अवेलेबल हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों का मतलब है जितना धनायन है वो सारा का सारा ऋणावेशित प्लेट पर, और जितना ऋण आयन है वो सारा का सारा ऋण आयन धनावेशित प्लेट पर चिपक जाएगा और वहां पर पहुंचकर उदासीन हो जाएगा। तो मैं अब इसकी भी रिएक्शन चेक करता हूं कि द्वितीयक परिवर्तन पर भैया दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव एनोड, निगेटिव कैथोड, इस पर कैसा आयन आता है। तो मैं एक एक को लिखना स्टार्ट करता हूं। मैं इसको यहां लिखता हूं कि सबसे पहले मैं एनोड पर रिएक्शन को चेक करूंगा कि एनोड जो अभी तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि एनोड किस प्रकार का टर्मिनल है, पॉजिटिव। इतनी बातें तो हमें आनी चाहिए।
इसमें कौन सा पार्टिकल आएगा खुद समझते हो। अगर एनोड पॉजिटिव प्लेट को कहते हैं तो पॉजिटिव प्लेट क्या सोडियम प्लस आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं। एनोड क्लोराइड आयन को आकर्षित करेगा? हां, क्योंकि प्लस चार्ज है, ये ऋण आवेशित पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अर्थात एनोड पर जो अभिक्रिया लिखनी है वो किसकी लिखनी है? क्लोराइड आयन की। तो क्या होगा? बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। क्लोराइड आयन आया, एनोड पर पहुंचा, और जैसे ही क्लोराइड आयन एनोड की सरफेस पर, सतह पर पहुंचा, एनोड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और क्लोराइड आयन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्लोराइड आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालकर किसको दे देगा? एनोड को। अच्छा, क्लोराइड आयन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड को देगा, क्लोराइड आयन का आवेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो गया। लेकिन इस दौरान उसने क्या किया? अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन एनोड कर दे दिया, अर्थात क्लोराइड आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एनोड को दिया। अगर क्लोराइड आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मैंने -1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। क्लोराइड आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब निकाल दिया, या आप ऐसा भी देख सकते हैं, अगर इधर -1 इलेक्ट्रॉन है तो आप उधर की ओर इसको हटाकर लिख सकते हैं +1 इलेक्ट्रॉन। इसका भी मतलब सेम है, क्लोराइड ने अपना एक आयन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब ये भी सोच सकते हो क्योंकि क्लोरीन आयन ने या क्लोराइड आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया को आप क्या कहते थे? ऑक्सीकरण। और उस हिसाब से एनोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। लेकिन आप खुद समझते हो इस चीज को, क्या क्लोरीन सिंगल परमाणु लिखा है? और आपने 11th क्लास में इस बात को पढ़ रखा था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसका मतलब इस स्टेज पे या तो क्लोरीन रह ही नहीं सकता, और या रहेगा भी तो स्थायी नहीं रहेगा। तो मैं ये जानता हूं कि क्लोरीन एक परमाणुविक स्थिति पर स्थायी नहीं होता। अब क्लोरीन क्योंकि एक परमाणुविक स्थिति पर स्थायी नहीं होता है, तो क्लोरीन एक दूसरे परमाणु को भी डिमांड करता है। कैसी डिमांड करता है? आप सोचो, क्या एक ही क्लोरीन केवल इस प्लेट पे चिपका होगा? ना। जब आपने NaCl का विद्युत आवेश कराया होगा, ना जाने कितने Na पार्टिकल होंगे और ना जाने कितने Cl पार्टिकल होंगे। जैसे एक Cl पार्टिकल ने अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Cl परमाणु बनाया है, दूसरे ने भी ऐसा ही किया होगा, और दूसरे ने भी Cl परमाणु बनाया होगा, तो वो Cl परमाणु, ये Cl परमाणु आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे, और दोनों Cl परमाणु आपस में जुड़ते हुए क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। तो मैं अगर चेक भी करूंगा ऐसी सिचुएशन पे, मैं एनोड वाले टर्मिनल पे देखूंगा तो एनोड की सतह पर कुछ बुलबुले इकट्ठा हो रहे होंगे। वो बुलबुले कौन सी गैस के होंगे? क्लोरीन गैस के, क्योंकि एनोड पर क्लोरीन ही पहुंचा है। क्लोरीन पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए क्लोरीन परमाणु बनाता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु स्थायी नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। क्लोरीन परमाणु इंतजार करता है कि और भी बहुत सारे क्लोरीन परमाणु यही रिएक्शन करें। जैसे ही बहुत सारे क्लोरीन परमाणु रिएक्शन कर लेते हैं, क्लोरीन के वो परमाणु आपस में जुड़कर क्लोरीन के अणु का निर्माण करते हैं, जो गैसीय रूप में बुलबुलों के रूप में बाहर निकलता रहता है। तो बुलबुले मुझे एनोड पर मिलते हैं। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। अगर मैं अब चेक करूं कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो कैथोड पर मैं रिएक्शन को चेक कर लेता हूं। बेटा वैसे मुझे मालूम है कैथोड जो है निगेटिव टर्मिनल है, मैं यहां लिखे देता हूं। हालांकि ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि विद्युत बैटरी सेल एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, विद्युत बैटरी सेल कैथोड निगेटिव टर्मिनल। अब मैं आ जाता हूं, कैथोड अगर निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव प्लेट है, इसमें कौन सा पार्टिकल आया? सामान्य सा आप देख रहे हो, कौन सा आएगा पार्टिकल? Na+। अगर Na+ है और ये माइनस प्लेट की ओर आता है, तो देखो बेटा इस दौरान रिएक्शन क्या होती है? मेन मुद्दा यही है, आप ये समझ पाओ कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहां हुआ है, सबसे बड़ी बात। अभी आप सोचो, सोडियम प्लस चार्ज अगर प्लेट पर चिपकेगा आके, इस बार प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तभी, क्योंकि सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तभी तो आप इसको Na+ लिखते हो। जैसे सोडियम का आयन प्लेट की सतह पर आएगा, प्लेट का अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट क्या करेगी? वो सोडियम को दे देगी। क्यों? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लेट ने जैसे ही सोडियम को इलेक्ट्रॉन दिया, तो प्लेट ने किसको दिया इलेक्ट्रॉन? सोडियम को। मैं सोडियम के बगल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब प्लेट ने दिया होगा वो सोडियम को इलेक्ट्रॉन मिला। सोडियम
प्लस उसको इलेक्ट्रॉन मिला। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला तो सोडियम पे जो वो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज था, वो प्लस चार्ज क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर एक बार मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इस बार सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को किसने पूरा किया, कैथोड ने पूरा किया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को देते हुए, या दूसरे शब्दों में सोडियम इलेक्ट्रॉन लेते हुए अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और इसको अपनी कमी को पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अभी मैं सोचता हूं कि जैसे क्लोरीन एक एटम बना था और आपने सोचा था, इतने इस बात को ध्यान दिया था कि क्लोरीन क्योंकि परमाणुविक रूप में स्थायी नहीं है, परमाणु के रूप में स्थायी नहीं है, आपने एक दूसरे क्लोरीन के साथ इसको मिलाकर क्लोरीन के अणु का निर्माण किया, तो ये तो मैं क्लोरीन के लिए हो गया। अब अगर मैं सोडियम को देखूं, अगर परमाणु क्लोरीन का नहीं स्थायी है तो फिर सोडियम भी तो केवल परमाणु ही है, यह भी स्थायी नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, हर एक परमाणु की अपनी एक खासियत है। जैसे क्लोरीन के जब दो परमाणु कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, यह स्थायी तब होता है। हाइड्रोजन के जब दो परमाणु जुड़ते हैं, यह तब स्थायी होता है। ऑक्सीजन के जब दो परमाणु या ऑक्सीजन के तीन परमाणु जुड़ते हैं, यह तब स्थायी होता है। बेटा फास्फोरस के जब चार अणु परमाणु जुड़ते हैं, यह तब स्थायी होता है। हर एक अणु की स्थायित्व में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। कोई चार परमाणुओं को जोड़कर स्थायी हो जाता है, तो कोई दो परमाणुओं को जोड़कर स्थायी हो जाता है, तो कोई तीन परमाणुओं को जोड़कर स्थायी हो जाता है, तो कोई 8 परमाणुओं को जोड़कर स्थायी होता है। सल्फर के जब 8 परमाणु एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब स्टेबल होता है, अर्थात सल्फर अकेला परमाणु स्थायी नहीं है, 8 परमाणु जब मिलेंगे तब स्थायी होंगे। वैसे ही मेटल 8-10 परमाणुओं से नहीं, मेटल के हजारों लाखों परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं, अब जब हजारों लाखों परमाणु आपस में जुड़ते हैं, यह तब स्थायी होता है। अभी सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन 2 परमाणुओं या 3 परमाणुओं से स्थायी हो रहा था तो मैंने 2 या 3 लिख दिया। फास्फोरस 4 परमाणुओं से स्थायी हो रहा था, मैंने 4 भी लिख दिया। अगर मेटल हजारों परमाणुओं से लेकर स्थायी होता है, अभी सोचो मुझे मेटल के बाद हजारों की संख्या लिखनी होगी या लाखों की संख्या लिखनी होगी, यह संख्या एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा नंबर ना लिखकर उसे केवल सिंगल लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात अभी भी सोच लेना इस चीज को, सोडियम का ये अकेला परमाणु नहीं होगा, हजारों परमाणु आपस में कंबाइन होंगे। 1-2 परमाणु कंबाइन होते हैं, मैं O2Cl2N2 लिख देता हूं। लेकिन अब जब हजारों परमाणु कंबाइन तो मैं हजार नहीं लिखता हूं, मैं केवल परमाणु का नाम लिख देता हूं। लेकिन इसका मतलब है बहुत सारे सोडियम के परमाणु आपस में जुड़े हैं तब स्थायी है। अब 1000 की संख्या कौन लिखते घूमे, इसलिए वो संख्या नहीं लिखी जाती है केवल, तो परमाणु हो गया। अभी ये हो गया एनोड पर रिएक्शन, ये हो गई कैथोड की रिएक्शन। लेकिन मैं इसी की ओवरऑल रिएक्शन को अगर चेक करूं, संपूर्ण रिएक्शन को अगर चेक करूं, तो मैं यहां हाँ एक और चीज, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था ऑक्सीकरण विक्रिया, यहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण यह कौन सी विक्रिया हो गई, अपचयन विक्रिया। देखिए इस सेल में भी दोनों विक्रियाएं हो रही, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इस सेल में भी रेडॉक्स विक्रिया संपन्न हो रही। रेडॉक्स क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक साथ हो जाए रेडॉक्स रिएक्शन, तो सेल में रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो और चाहे वो विद्युत अपघटनीय सेल हो। अब अगर आता है कि ओवरऑल रिएक्शन, या मुझे संपूर्ण सेल की रिएक्शन लिखना होगा, संपूर्ण सेल की अभिक्रिया अगर मुझे देनी होगी कि मैं पूरे सेल पर होने वाली अभिक्रिया को लिख दूं, बहुत आसान सा है। मुझे यह देखना होगा कि मैंने फर्स्ट टाइम पहली बार कौन सा केमिकल ऐसा लिया था जिसका विद्युत अपघटन कराना स्टार्ट किया। आज चेक करोगे आपने किसका लेना स्टार्ट किया, आज आपने गलित NaCl को लिया था, आपने NaCl को लिया था। सोचने वाली बात है, NaCl कौन कौन से पार्ट में टूटा, NaCl Na में टूटा और Cl में टूटा। आपको चेक करना है Na लास्ट में काहे में चेंज हुआ, Na कहां गया, हाँ Na ये है, Na लास्ट में काहे में चेंज हुआ, सोडियम में।
जो Cl माइनस आयन था ये लास्ट में काय में चेंज हुआ, Cl माइनस आयन लास्ट में Cl में चेंज हुआ कि लास्ट में Cl2 में चेंज हुआ, तो बेटा Cl स्थायी नहीं था, लास्ट में काय में गया Cl2 में, तो मैं इसको Cl2 लिखे देता हूं। बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, रिएक्शन को कैसे Cl2 2 से मल्टीपल 2 से, और रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये ओवरऑल रिएक्शन हुई। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है मैंने इस विद्युत घटनी सेल की सहायता से सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग कर दिया और क्लोरीन को अलग कर दिया। हां, आप ये भी लिख सकते हो सोडियम को कहां पर प्राप्त किया, सोडियम को प्राप्त किया मैंने कैथोड पर, और क्लोरीन को कहां प्राप्त किया, एनोड पर। कभी ऐसा भी आता है कि अगर सोडियम क्लोराइड का विद्युत गठन कराया जाए तो क्लोरीन गैस किस टर्मिनल पर प्राप्त होती है, कहां पर प्राप्त होती है? आसान है, क्लोरीन गैस कहां प्राप्त होती है, एनोड पर, और सोडियम परमाणु कहां प्राप्त होते हैं, या सोडियम कहां प्राप्त होता है, कैथोड पर। सोडियम धीरे धीरे कैथोड पर चिपकता रहेगा और क्लोरीन धीरे धीरे एनोड पर चिपकती रहेगी। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में विद्युत गठन हो जाएगा। अब सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में तो विद्युत गठन हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड का घुलित अवस्था में विद्युत गठन कैसे कराया जाए। घुलित अवस्था का मतलब समझते हैं, जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिया गया। अभी मैं क्या सोचता हूं, विद्युत गठन सोडियम क्लोराइड का चाहे गलित अवस्था में कराया जाए चाहे घुलित अवस्था में, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि गलित अवस्था में आपके पास सोडियम और क्लोरीन के अलावा अतिरिक्त इसके कोई पदार्थ नहीं है, जबकि घुलित अवस्था में लाने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड को जल में घोलना पड़ेगा। और अब जब विद्युत गठन होगा वो केवल सोडियम क्लोराइड का ही नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, जल का भी अब जल अपघटन होगा। इसका मतलब अगर मैं घुलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का लाता हूं तो मुझे एक केमिकल का विद्युत गठन नहीं कराना है, बल्कि मुझे दो केमिकल्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, सोडियम क्लोराइड का भी और जल का भी। तो मैं बात करूंगा कि घुलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड का ही विद्युत गठन अपघटन कैसे कराया जाए। तो बेटा मैं ये मिटा देता हूं, मैं ज्यादा चीजें नहीं मिटाऊंगा, इसी में से मैं ज्यादा चीजें सही कर दूंगा। तो मुझे अब सोडियम क्लोराइड को लेना है, लेकिन घुलित अवस्था में। घुलित अवस्था में प्राथमिक परिवर्तन थोड़ा सा अलग है। पिछली बार विद्युत अपघट्य पदार्थ को आयनों में पिघलाकर तोड़ा गया था, इस बार सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य को आयनों में तोड़ा जाएगा, मगर जल में घोलकर। मैं सेल बना देता हूं सेम तरीके से, सेल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, समझ में आता रहे। पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, इस पर भी एक वायर, कुंजी लगा दी मैंने। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। वो सभी जानते हैं विद्युत गठन सेलों के लिए। और इस बार क्योंकि मुझे सोडियम क्लोराइड को घुलित अवस्था में लेना है, मैं प्राथमिक परिवर्तन थोड़ा सा चेंज करूंगा। प्राथमिक परिवर्तन पे क्या लिखा था, जब सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में लाया जाता है, मैं इसको चेंज करता हूं, जब सोडियम क्लोराइड को जल में या किसी भी ध्रुवीय विलायक में, या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, में घोला जाता है, तो NaCl अपने आयनों में टूट जाता है। बेटा मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, क्योंकि NaCl को जब जल में घोला गया, सोचने वाली बात है, इस बार केमिकल एक नहीं बल्कि दो रहे, एक NaCl और एक जल।
NaCl को जब जल में घोला जाएगा तो NaCl भी आयनों में टूटेगा और जल भी आयनों में टूटेगा। गलित अवस्था में जल का कोई वर्णन नहीं था, लेकिन घुलित अवस्था में जल का वर्णन है। तो मैं इस बार दो रिएक्शन नहीं, एक रिएक्शन नहीं बल्कि दो रिएक्शन लिखूंगा। फर्स्ट रिएक्शन फॉर NaCl, जब जल में घोला गया ये आयनों में टूटा। कौन कौन से आयन में? Na+ और Cl-। क्या सर जी केवल सोडियम क्लोराइड ही आयनों में टूटा? नहीं बेटा, जल भी आयनों में टूटा। तो जल कैसे आयनों में टूटा होगा? जल में से H+ और OH-। मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि जब जल आयनों में टूटेगा तो H+ आयन और OH आयन बनाएगा माइनस। तो घुलित और गलित अवस्था में यही डिफरेंस होता है। गलित अवस्था में मेन केमिकल केवल लेते हैं, और जबकि घुलित अवस्था की बात आ जाए तो उस पदार्थ को भी लिया जाएगा जिसमें वो मेन केमिकल घोला गया होगा, क्योंकि नमक को जल में घोला गया, नमक का भी आयनन हुआ और जल का भी आयनन हुआ। अब सेम चीज है, मेरे पास अब दो नहीं 4 आयन है। कौन कौन से आयन है? Na+, H+, 2 आयन हुए पॉजिटिव एंड अदर 2 निगेटिव आयन, Cl- OH-। अब मुझे 2 आयन की नहीं बल्कि मुझे 4 आयन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो उन 4 आयन की रिएक्शंस के लिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे द्वितीयक परिवर्तन में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि द्वितीयक परिवर्तन का सेम मेथड है। जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से 2 प्रकार के आयन है। पॉजिटिव जो आयन होंगे वो निगेटिव प्लेट पे जाने लगेंगे और निगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पर जाने लगेंगे। बस ये बात मुझे लिख देनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले कि रिएक्शन कैसे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। द्वितीयक में परिवर्तन में क्या लिखा है? विद्युत अपघटन में उपस्थित जो आयन है विद्युत धारा के प्रवाह में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करेंगे और उन पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं, अर्थात अपना चार्ज खो देते हैं। अब मैं रिएक्शन लिखना स्टार्ट करता हूं। मैं उसके पहले सारे के सारे आयन को वहां लिखे देता हूं। कौन कौन सा आयन मेरे पास अवेलेबल है? मैं ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूं। Na+, Cl-, H+, OH-। बेटा 2 मिनट के लिए और देख लेते हैं। पॉजिटिव प्लेट अर्थात एनोड ने यहां पर प्लस चार्ज को भर रखा है। प्लस चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। और नेगेटिव पार्ट पर ऋण चार्ज को भर रखा है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मैं एक एक को चेक करता हूं। पहले मैं चेक करने वाला हूं एनोड पर कौन कौन सा केमिकल जाता है। तो रिएक्शन एट एनोड, बेटा एनोड पर मैं हमेशा प्लस चार्ज नहीं लिखूंगा, अपने पास दिमाग में रखना चाहिए एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, वहां पर कौन से पार्टिकल आएंगे। तो एनोड पर क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है 2 आयन आ सकते हैं और दोनों के दोनों आयन ऋणावेशित होने चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव प्लेट पर आएंगे। कौन कौन से? Cl और OH आयन। मैं एक एक की रिएक्शन दिखाता हूं। बेटा Cl आयन सेम चीज है, मैंने पहले भी अभिक्रिया कर रखी है। Cl आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि ऋण चार्ज है। प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। आप समझते हो, अगर Cl पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कौन इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम वाले को दे देगा, क्योंकि यहां क्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने से अलग करके प्लेट को दे देगा। क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया और प्लेट को दे दिया। उससे क्या हुआ? क्लोरीन के जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था वो हट गया, अर्थात आवेश खत्म हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन प्लेट को मिल गया तो प्लेट का भी धन चार्ज खत्म हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। क्या क्लोरीन परमाणविक रूप से स्थायी है? नहीं, यह 2 एटम लेकर मॉलिक्यूल बनाएगा और तब स्थायी होगा। तो मैं जानता हूं इस घोल में केवल एक क्लोरीन का आयन नहीं है, बहुत सारे क्लोरीन के आयन हैं। अगर एक क्लोरीन के परमाणु ने आयन ने इस प्रकार की अभिक्रिया की तो दूसरे क्लोरीन के भी आयन ने इसे अभिक्रिया की होगी। इस प्रकार से क्लोरीन के बहुत सारे अणु मिले होंगे, बने होंगे। क्लोरीन के वे परमाणु आपस में मिलते हुए क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। क्या एनोड पर होने वाली सभी अभिक्रियाएं लिख गई? नहीं, अभी एनोड पर होने वाली केवल क्लोरीन आयन की आपने या क्लोराइड आयन की अभिक्रियाओं को लिखा है। अभी एनोड पर एक और आयन आ सकता है। कौन सा आयन होगा वो आयन? तो मैं अगर चेक करूं क्लोरीन का कौन सा आयन होगा, तो क्योंकि क्लोरीन ये पॉजिटिव प्लेट है एनोड, तो इस पे एक तो क्लोरीन आना चाहिए
उसकी रिएक्शन लिख गई। एक और कौन सा आना चाहिए, OH आयन आना चाहिए। अब मैं उसकी रिएक्शन लिखता हूं बेटा, OH आयन। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि OH आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता, आप इसको देख के समझ गए अधिकता है। अगर OH आयन इस प्लेट की ओर आएगा तो क्योंकि OH आयन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये अपना अधिक वाला इलेक्ट्रॉन निकालकर किसको दे देगा, प्लेट को, या दूसरे शब्दों में OH अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्योंकि OH अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मैंने OH के त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को बगल में लिख लिया और मैंने यहां OH लिख दिया। अब सोचने वाली बात है, क्या OH टिकाऊ कंपाउंड है? तो बेटा इसका आंसर है OH किसी भी प्रकार का टिकाऊ यौगिक नहीं है, स्थायी यौगिक नहीं है। और जो यौगिक स्थायी नहीं होता वो या तो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर लेता है, जुड़ जाता है, या डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो बेटा ये जुड़ने वाला नहीं है, ये क्या होने वाला है, डिकम्पोज होने वाला। बेटा ये रिएक्शन केवल एक OH आयन ने नहीं की होगी, बहुत सारे OH आयनों ने की होगी। जब बहुत सारे OH माइनस आयनों ने की होगी तो बहुत सारा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड भी बना होगा। और ये बहुत सारा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड जब ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तब ये डिकम्पोज होता है, टूटता है। कैसे टूटता है, मैं इसको लिखता हूं, 4 OH आयन जब टूटते हैं ये 2H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और O2, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी मेरे से, जो 4 OH आयन होते हैं वो डिकम्पोज होकर सबसे पहले जल का निर्माण करते हैं। डिकम्पोज हुए और डिकम्पोज होकर सबसे पहले काय का निर्माण किया, जल का। अगर मैं इससे जल को अलग कर देता हूं, 4H अलग हो गए, ऑक्सीजन 4 थे, 2 ऑक्सीजन लिखे थे, बाकी कौन सी गैस बना लेंगे, ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन हो गई OH आयनों की। लेकिन अभी मैं क्या देखता हूं, मैंने अभी केवल कहां पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखा है, ए नोड पर। मुझे अभी भी वो अभिक्रियाएं लिखनी है जिसमें जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही थी, तो लिख लेते हैं उन चीजों को भी। अब मैं कैथोड की रिएक्शंस को लिखता हूं कि कैथोड पर किस प्रकार की अभिक्रिया को संपन्न कराया जाता है। आप सभी जानते हैं कैथोड जो है वो ऋणावेशित प्लेट है। कैथोड अगर ऋणावेशित प्लेट है तो इस पर जाने वाले जो आयन हैं वो सारे के सारे धनावेशित होने चाहिए। तो मुझे 2 धनावेशित आयन मिलते हैं, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन। मैं एक एक की रिएक्शन लिखूंगा। सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन को लिखता हूं तो मेरे पास सोडियम पॉजिटिव आयन के फॉर्म में था। यह रिएक्शन के दौरान देखो क्या करता है, सोडियम जैसे ही जाएगा प्लेट पर, भाई धनायन है तो ऋणावेशित प्लेट पे जाएगा। सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस बार प्लेट पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है। सोचो अगर सोडियम आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अब सोडियम आयन प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम आयन ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस कर दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने ले लिया, और जैसे ही लिया तो ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा और सोडियम एटम के फॉर्म में बच गया। आप चाहे तो सोडियम के बगल में S भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो सोडियम मिलेगा ये ठोस अवस्था में मिलेगा। हां, एक और इसी में से रिएक्शन कराई जा सकती है। जो सोडियम बनकर तैयार होगा, जो Na बनकर तैयार होगा सॉलिड फेज में, वो आप देखो विद्युत गठन के दौरान एक और केमिकल बनकर तैयार हुआ था, जल। वो सोडियम जल से विक्रिया करेगा और जब सोडियम जल से विक्रिया करेगा तो बेटा NaH2O से विक्रिया करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो रिएक्शन कैसे होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं। सोडियम धातु तो इसलिए प्लस आयन बनाएगा। H2O को अगर आयन में तोड़े तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन बनाएगा। तो Na प्लस किससे कंबाइन होगा, OH माइनस से, प्लस माइनस से कंबाइन होता है तो बनाएगा NaOH प्लस, अकेला कौन बचा, H, उसको मैं हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिखता हूं। तो NaOH प्लस H2 का निर्माण करेगा। अब एक और आयन की रिएक्शन इसमें से रह जाती है कैथोड में। कैथोड में कौन सा आयन बचता है, H प्लस आयन। अभी और तो अगर H प्लस आयन की बात होगी तो मैं इसको भी पहचान सकता हूं। H प्लस आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। H प्लस आयन प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन लेगा इस पर, बिल्कुल आसान सी चीज है। H प्लस आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से डिमांड कर ली, और जैसे ही H प्लस आयन को एक इलेक्ट्रॉन मिला
प्लेट पर इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी खत्म हो गई। क्यों? ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा H। और आप सभी समझते हो H जो है वो परमाणुविक स्तर पर स्थायी नहीं है, परमाणुविक रूप में स्थायी नहीं है। इसलिए जब एक H प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H बनाया, दूसरा भी H प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H बनाएगा, और जब दो H कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे तो ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया करते हुए हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो इस बार क्योंकि सोडियम क्लोराइड घुलित अवस्था में था, घुला हुआ था, मुझे दो नहीं बल्कि मुझे कितनी रिएक्शन लिखनी पड़ी? 4। अब लास्ट में एक आता है कि अगर मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़े, टोटल रिएक्शन लिखनी पड़े, मुझे पूरी अभिक्रिया, मैं उस अभिक्रिया को पूरा कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो देखो बेटा, मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं संपूर्ण सेल की अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। हां, मैं इसमें एक और चीज देख सकता हूं। देखो, एनोड पर जो विक्रियाएं हुई, इन दोनों विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागा गया। इसका मतलब एनोड पर जो विक्रिया हो रही वो ऑक्सीकरण है। और जब मैंने कैथोड पर विक्रिया देखी, देखो सोडियम ने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्योंकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मैं ये लिख सकता हूं कि रिडक्शन रिएक्शन अर्थात अपचयन विक्रिया संपन्न होती है कैथोड पर। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन विक्रिया होने वाली है अगर किसी विद्युत अपघटनीय सेल की बात की जाए तो। अब संपूर्ण विक्रिया में तो मुझे स्टार्ट कर देना है, संपूर्ण विक्रिया में मुझे कौन कौन सा कंपाउंड लेना है। आपको किसका विद्युत गठन कराना था? NaCl का। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में अपघटन कराना था। आप ऐसे भी NaCl का जल की उपस्थिति में क्या कराना था? विद्युत अपघटन। बेटा इस बार जल को समझ गए क्यों लिखा गया है? क्योंकि NaCl को जल में घोलकर विद्युत अपघटन कराया गया है। क्या क्या कंपाउंड बना है मैं बताता हूं। देखो, क्लोरीन का है में चेंज हुआ Cl2 में। पहली चीज, मुझे OH आयन से क्या क्या प्रोड्यूस मिला? जल और O2। पहले मैं O2 को लिख देता हूं। जल को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा तो आपको याद होगा जो जल था वो सोडियम से अभिक्रिया कर लेता है। मैं जल को लिखता यहां, लेकिन जो जल मुझे मिला भी उसने किससे अभिक्रिया कर ली? सोडियम से। और सोडियम से अभिक्रिया करके दो कंपाउंड बनाए, NaOH और H2। तो मैं वहां लिख देता हूं NaOH और मुझे एक कंपाउंड और मिला H2। नीचे भी H2 मिला है, क्योंकि H2 एक बार लिख लिया गया है, मैं उस कंपाउंड को लिखने वाला नहीं। तो मुझे विद्युत अपघटन के दौरान अगर मैं सोडियम क्लोराइड का जल में घोलकर विद्युत गठन कराता हूं तो मुझे इतने प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का मैंने पढ़ा गलित अवस्था में विद्युत गठन, सोडियम क्लोराइड का घुलित अवस्था में विद्युत गठन। अगर हो तो मैं इस बात को दोबारा बता दूं, क्योंकि घुलित अवस्था में विद्युत गठन था इसलिए सोडियम क्लोराइड के साथ किसको लेना पड़ा? जल को। अब मैं क्या चेक करता हूं कि Na का Na चेंज होता है। Na चेंज हुआ सोडियम में, लेकिन सोडियम फिर से विक्रिया करके NaOH और H2 बनाता है। तो मैंने Na के लिए NaOH और H2 को लिखा। ठीक। अब Cl का Na चेंज होता है, तो Cl लास्ट में किस में चेंज हुआ था? Cl2 में, इसलिए मैंने Cl2 लिख दिया। H2O जो था जल था, उसने दो कंपाउंड को बनाया। जल में H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है। अब सोचो H प्लस आयन का में चेंज हुआ H2 में। मैं H2 लिखता, लेकिन मैं लिख चुका हूं H2, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अभी जल में एक और केमिकल बचा था OH माइनस आयन, तो मैं देखता हूं OH माइनस आयन लास्ट में का में चेंज हुआ, OH माइनस आयन OH में चेंज हुआ, फिर OH जल और O2 में चेंज हुआ, तो मैंने O2 लिखा। अब बात आती है सर जी जल क्यों नहीं लिखा? तो बेटा जल इसलिए भी नहीं लिखा गया क्योंकि जो जल बनकर तैयार हुआ था वो जल सोडियम से अभिक्रिया कर लेता था, और जब सोडियम से अभिक्रिया कर लेगा जल, तो जल सोडियम से अभिक्रिया करके काय में चेंज होता था NaOH पर। तो मैंने जल को छोड़कर, सोडियम को छोड़कर मैंने दोनों को कंबाइंड फॉर्म में NaOH लिख लिया, जिससे जल भी हो गया और सोडियम भी हो गया।
तो सोडियम के NaOH के फॉर्म में लिख लिया। तो मुझे संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने के लिए NaCl को जल में घोलकर विद्युतीकरण कराने के दौरान जितने भी केमिकल मुझे मिलते रहे, मैंने सारे के सारे केमिकल लिखे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप समझ लाइए कि NaCl को लिखते समय मैंने Na को अलग क्यों नहीं लिखा और मैंने जल को अलग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं अगर Na और जल लिख भी देता 2 सेकंड के लिए, मैंने NaOH ना लिखा होता, मैं यहां Na लिख देता, मैं यहां जल लिख देता, तो बेटा NaOH और जल, Na और जो जल है ये आपस में क्या कर लेते, अभिक्रिया कर लेते। Na और जल आपस में अभिक्रिया करके फिर से यही बनाते, क्या, NaOH। अगर बाद में भी अभिक्रिया करके वही NaOH बनाते तो मैं पहले NaOH लिखे देता हूं। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का गलित और घुलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत अपघटन हो गया है। मैं इसको मिटा देता हूं। अभी मैं एक और केमिकल्स के लिए इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात विद्युत अपघटन को पढ़ाता हूं। कौन कौन सा केमिकल के लिए? अगर मुझसे कह दे कि जल का जल अपघटन, जल का विद्युत अपघटन करवाओ, बेटा मैं पूरा हिंदी वगैरह नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मैंने एक केमिकल्स के लिए आपको बता रखा है। अगर जल का विद्युत अपघटन कराना हो तो बेटा बड़ा आसान सा है, हम जल को भरकर विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर आप जल का विद्युत अपघटन कराते हो तो जल विद्युत का कुचालक होता है। अगर जल विद्युत का कुचालक होता है तो इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली नहीं रही, या प्रवाहित होती है तो बहुत कम होती है। इसलिए अगर जल को सबसे पहले जरूरी है कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो, तभी तो विद्युत अपघटन होगा। क्यों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती जल में? क्योंकि जल अपने मन से आयनों पर नहीं टूटता है। इसलिए जल को आयन में तोड़ने के लिए मुझे इसमें कुछ मात्रा में क्या डालना होगा? अम्ल। जैसे मैं कुछ बूंदे अम्ल की डाल दूंगा जल में, अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर ही अम्ल को कैसे लिखा गया? H+ आयन से। जैसे मैंने H+ आयन को डाला या अम्ल को डाला जल में, अम्ल जल अब आयन में ब्रेक हो गया। अब सोचने वाली बात बेटा है कि यह तो प्राथमिक परिवर्तन हो गया है, H+ आयन और OH आयन प्रोड्यूस हुए। बेटा अगर अब इसका विद्युत अपघटन कराना पड़े, आप समझ सकते हो इसका विद्युत अपघटन कराने में मुझे पूरे आयन नहीं बल्कि मुझे कितने आयन लेने हैं? 2, एक H+ आयन और एक OH- आयन। H+ आयन कौन सी प्लेट पे जाएगा? कैथोड पर। OH- आयन कौन सी प्लेट पर आएगा? एनोड पर। और बेटा आप इसकी अभिक्रियाएं लिख चुके हो जस्ट 2 मिनट पहले। अगर आप लोगों को ये प्लेटों पर आने, अगर आपके लिए कहे भी कि एनोड पर कौन सा पार्टिकल आएगा, आप एनोड पर जानते हो कौन सा पार्टिकल आएगा? OH-। आप देखिए OH- आयनों के लिए एनोड पर आप रिएक्शन को लिख चुके हो। कैथोड की बात होगी, कैथोड की भी अगर मैं बात करता हूं तो कैथोड कैसा टर्मिनल होता है? निगेटिव। इस पर कौन सा पार्टिकल जाएगा? H+ आयन जाएगा। और बेटा आपको याद हो कैथोड पर H+ आयन की भी रिएक्शन को आप अभी 2 मिनट पहले लिख चुके हो। क्योंकि आप इसको लिख चुके हैं, मैं इसको नहीं लिखता हूं। आपके लिए एक होमवर्क हो सकता है, मैं दिए देता हूं, आप इसका विद्युत अपघटन कराइएगा। और विद्युत अपघटन कराने पर अगर आपको रिएक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको विद्युत अपघटन पूरा कंप्लीट करके दिखा दूंगा। मुझे गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराना है। गलित का मतलब मुझे उसमें जल में नहीं घुलना है उसे, मुझे गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराना है। किसका कराना है? PbBr2 का। PbBr2 क्या होता है? मैं इसको और अच्छे ढंग से लिख देता हूं। PbBr2 लेड ब्रोमाइड का। तो लेड ब्रोमाइड को गलित अवस्था में कराना है, तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर दूंगा, हीट करूंगा, पिघलेगा, ये लेड ब्रोमाइड अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से आयन में ब्रेक होगा? Pb++ + 2Br- आयन। बेटा मैंने आयन पे ब्रेक करके दिखा दिया है, लेकिन अब आपको इसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना है और उसमें एनोड पर अलग रिएक्शन लिख के दिखानी है। मुझे नहीं पता किस पर एनोड कहां पर जाने वाला है, आपको कैथोड पर अलग रिएक्शन लिखी जानी है, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि कैथोड पर कौन सा पार्टिकल जाने वाला है। तो आप इसकी विद्युत अभिक्रिया को लिखिए
पूरा हिंदी सहित पूरा लिख के देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपको ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप PbBr2 के लिए इलेक्ट्रोलिसिस लिखोगे और चेक करोगे, मुझे यह भी बताओगे। क्या बताओगे? कि जो लेड है वो किस प्लेट पर जाकर जम गया है और जो ब्रोमीन है ये किस प्लेट पर जाके जम गया है। आखिर ये दोनों लेड और ब्रोमीन जो हैं ये किन किन प्लेटों पर जाकर मुक्त होंगे और उन पर जमा होंगे। तो आज हम अपनी पढ़ाई पर इतना ही रखेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर पर में हम विद्युत अपघटन के 2 नियम हैं जिन्होंने फैराडे ने बताए थे, मैं उनमें से एक नियम को पढ़ूंगा कि विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या था। तो ये चीज रखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। आप इसको कंप्लीट करिए, जो ना आए तो वो मुझे बताना। धन्यवाद।